10th class. Now we start the next topic, classification of industries. अब इंडस्ट्री को हम क्लासीफाई करेंगे कि इंडस्ट्री जो है को किस किस टाइप की होती है उसको। उससे पहले हमने कहा था, मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री कहाँ लोकेटेड होती है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री में लाइक द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट यू यूज इन योर डेली लाइफ सच एज ट्रांजिस्टर, इलेक्ट्रिक बल्ब, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासवेयर, पेट्रोल एक्सेट्रा, डिफरेंट टाइप की थिंग्स जो है आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, जो बन के आ रही है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं. इफ़ वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्री बेस्ड ऑन द पर्टिकुलर क्राइटेरिया देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर मैन्युफैक्चरिंग बेटर. जब हम जितने भी हम जो डेली यूजेस में जिस चीज़ों को यूज़ कर, प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, अगर हम उसको इंडस्ट्री डिवाइड कर दें कि पर्टिकुलर क्राइटेरिया में कि ये इंडस्ट्री इस चीज़ की है, और तो उससे क्या है, समझने में भी आसानी होती है. ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड. अब बात आती है कि इंडस्ट्री को जो हमने डिवाइड किया है वो डिवाइड किया है सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. क्या रॉ मटेरियल आ रहा है और किसको कन्वर्ट किया जा रहा है फिनिशिंग गुड में. जैसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हम किसको कहेंगे, जिसमें एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट आते हैं, लाइक कॉटन, वूलन, जूट, सिल्क, टी, कॉफ़ी, डिफरेंट प्रकार की थिंग्स. मिनरल वेस्ट कौन से होते हैं, आयरन, स्टील, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, जो मिनरल्स हैं उनको हम जो है मैन्युफैक्चर करते हैं, उन रॉ मटेरियल को यूज़ करके फिनिशिंग गुड में चेंज करते हैं. तो उसी के अकॉर्डिंग हम जो है इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं. फिर है अकॉर्डिंग टू द देयर मेन रोल. उनका मेन रोल क्या रहता है. बेसिक और की इंडस्ट्री विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, आयरन एंड स्टील, कॉपर, स्मेल्टिंग ऑयल. अब जैसे माइनिंग इंडस्ट्री की, वहाँ से हमने आयरन और निकाला, अब उसको इंडस्ट्री में भेजेंगे, उससे फिर फिनिशिंग गुड प्रॉपर तरीके से जो है तैयार होगा. फिर कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ होती है, वो भी प्रोड्यूस करती है डायरेक्ट यूज़ बाय कंज्यूमर, जो कंज्यूमर डायरेक्ट यूज़ करता है, जैसे शुगर है, टूथपेस्ट है, पेपर है, स्विंग मशीन, डिफरेंट प्रकार की चीज़. तो उसके हिसाब से रोल के अकॉर्डिंग हम क्लासीफाई करते हैं. फिर आता है कैपिटल इन्वेस्ट, कि इंडस्ट्री में कैपिटल किस क्राइटेरिया में इन्वेस्ट हो रही है, कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, उस सब के अकॉर्डिंग हम जो है इंडस्ट्री को डिवाइड करते हैं. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड विद द रेफरेंस टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट्स ऑफ ए यूनिट. This limit has changed over a period of time. At present the maximum investment allowed in rupees 1 crore. जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्री होती है तो उसमें लिमिट होती है कि 1 करोड़ तक की अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो हम उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहेंगे. ठीक है. मैक्सिमम अमाउंट जो है उनकी एसेट्स के अकॉर्डिंग जो है डिफाइन किया जाता है, और पीरियड के अकॉर्डिंग जो है इन्वेस्टमेंट चेंज भी होती है. ठीक है. फिर हम करते हैं ओनरशिप के अकॉर्डिंग. ये पहले किया कि रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को डिवाइड किया. फिर हमने किया कि उसका रोल क्या है, उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को डिवाइड किया. फिर किस इंडस्ट्री में कितना पैसा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है हमने डिवाइड किया. अब करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, यानी कि उस इंडस्ट्री को कंट्रोल करने वाला ओनर कौन है, मालिक कौन है. पब्लिक सेक्टर, यानी कि अगर गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है तो उसको हम पब्लिक सेक्टर कहेंगे, जो ऑपरेट की जाती है बाय द गवर्नमेंट, जैसे हमारा सेल है, BHEL है, डिफरेंट प्रकार के गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर्स है. प्राइवेट सेक्टर वो होंगे जिसमें एक या तो इंडिविजुअल पर्सन जो है उसको कंट्रोल कर रहा है, या उसका ओनर है, या ग्रुप ऑफ मेंबर्स है. ठीक है. तो जैसे टिस्को है, बजाज ऑटो लिमिटेड है, ये सारी क्या है, प्राइवेट सेक्टर है. ज्वाइंटली सेक्टर इंडस्ट्री भी होती है विच आर ज्वाइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल. स्टेट के द्वारा भी ज्वाइंटली हो सकता है, या एक इंडिविजुअल पर्सन या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड इज ज्वाइंटली ओन्ड बाय पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, जिसमें सरकार का भी कंट्रोल है, प्लस में जो है इंडिविजुअल पर्सन का भी, प्राइवेट सेक्टर का भी रोल है. तो इस प्रकार से ओनरशिप हो गई. फिर कोऑपरेटिव सेक्टर, यानी कि एक दूसरे का सहयोग करके, कि इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेट बाय द प्रोड्यूसर और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. या तो प्रोड्यूसर उसको ऑपरेट कर रहा है, या फिर जो सप्लायर है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, उनके सहयोग से उस इंडस्ट्री को चलाया जा रहा है, या वर्कर भी हो सकते हैं इंक्लूड, यानी कि सबके सहयोग से, मतलब सबका जो है कंट्रोल रहता है. तो उसके हिसाब से जो है इंडस्ट्री चलाई जा रही है, तो वो कोऑपरेटिव सेक्टर होगा. तो इसके हिसाब से हमने डिवाइड किया इंडस्ट्री को. अब आता है बेसिस ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिशिंग गुड्स. इसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर रहे हैं. हैवी इंडस्ट्री सच एज आयरन एंड स्टील, मतलब रॉ मटेरियल कैसा रॉ मटेरियल आ रहा है, बहुत हैवी वेट जिसका बहुत ज़्यादा है, या कम है, या बहुत अधिक अमाउंट में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग
हैवी इंडस्ट्री जैसे आयरन एंड स्टील, लाइट इंडस्ट्री जैसे लाइट रॉ मटेरियल प्रोवाइड लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, उसको हम लाइट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। अब क्लासीफाई द फ्लोइंग इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ बल्क एंड वेट के हिसाब से अगर हम क्लासीफाई करते हैं और फिनिशिंग गुड के अकॉर्डिंग, तो हमने इस तरीके से इसको 10 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब बात करेंगे जो हमने फर्स्ट किया था कि रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग, तो रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होगी जिसमें एग्रीकल्चर से जो रॉ मटेरियल आता है उसको फिनिशिंग गुड में तैयार किया जाता है, ऐसी इंडस्ट्री को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। जैसे कॉटन, जूट है, सिल्क है, वुलन टेक्सटाइल है, शुगर है, एडिबल ऑयल है, ये इंडस्ट्रियाँ जो है बेस्ड होती है एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल पे। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाई यूनिक पोजीशन इन इंडिया इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी में इसने एक अपनी एक अलग पहचान बनाई हुई है क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत ज़्यादा होता है, 14%, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन बहुत ज़्यादा करता है, 35 मिलियन पर्सन जो है डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, सेकंड लार्जेस्ट है आफ्टर एग्रीकल्चर के बाद, और फॉरेन एक्सचेंज भी अर्निंग बहुत ज़्यादा करता है, 24.6% अर्निंग होती है इसकी, 4% टूवर्ड्स इन जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन 4% है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ओनली। इट इज़ द ओनली इंडस्ट्री इन द कंट्री विच इज़ सेल्फ रिलायंट एंड कंप्लीट इन द वैल्यू ऑफ चेन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू हाईएस्ट वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में, इसकी बहुत अच्छी चेन है, ठीक है, एक ऐसी इंडस्ट्री है ये। जैसे हमने डिवाइड किया हुआ है, देखिए आप डायग्राम के थ्रू कि फाइबर प्रोडक्शन, रा फाइबर आता है, स्पिनिंग, यार्न, वीविंग, फैब्रिक, फिर डाइंग और फिर गारमेंट्स तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वैल्यू एडिशन हो जाती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, तो हाई वैल्यू एडिशन होती है इसमें। फिर बात हम करेंगे कॉटन टेक्सटाइल की। इन इनिसेंट टाइम, पुराने समय से की बात है कि कॉटन टेक्सटाइल्स वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक। पहले पता था कि हाथ से सारे कपड़े वगैरह तैयार किए जाते थे, तो आफ्टर द 18th सेंचुरी पावर लूम आ गया, उसका यूज़ करने लगे हम। आवर ट्रेडिशनल जो इंडस्ट्री थी कॉलोनियल पीरियड में बहुत डाउन गई थी क्योंकि दे कुड नॉट कम्पीट विद द मील मेड इच क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि कॉलोनियल पीरियड में हम हाथ से काम करते थे और इंग्लैंड से जो सामान आता था वो मशीन मेड होता था, मिलों से बनकर आता था, तो हम उसको कम्पीट नहीं कर पाए थे, इसीलिए हम थोड़ा सा पीछे रह गए थे। जो फर्स्ट हमारी सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल थी वो मुंबई में हुई थी 1854 में, मैंने आपको पहले ही बताया था ये। और वर्ल्ड वार के बाद जो है यूरोप में इंडिया वाचे ब्रिटिश कॉलोनी, देयर वाचे डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके, दे गेव ए बूस्ट टू डेवलपमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। उसके बाद कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का काफ़ी जो है डेवलपमेंट हुई। 13 नवंबर 2011 के अकॉर्डिंग देयर वर 1946 कॉटन और ह्यूमन मेड फाइबर टेक्सटाइल मिल है कंट्री के अंदर। 80% प्राइवेट सेक्टर है और बाकी जो है हमारा पब्लिक और कोऑपरेटिव सेक्टर जो है कॉटन टेक्सटाइल में है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सेवरल थाउजेंड स्मॉल फैक्ट्रीज भी इनके साथ साथ है, 4 to 10 लूम्स। और इन द अर्लियर की बात करें तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वाज कंसंट्रेटेड इन द कोटल गोइंग बेल्ट ऑन महाराष्ट्र और गुजरात। जितनी भी हमारी ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सभी जो है गुजरात और महाराष्ट्र इस साइड में है, क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल, मार्केट, ट्रांसपोर्ट और पोर्ट फैसिलिटीज़ जो है अवेलेबल है, और साथ ही साथ जो है लेबर, मॉइस्ट क्लाइमेट, ये सब चीज़ की फैसिलिटी जो है उस एरिया में बहुत अधिक और इजीली जो है अवेलेबल है, इसीलिए वहाँ जो है कॉटन टेक्सटाइल है। दिस इंडस्ट्री वाज क्लोज लिंक विद एग्रीकल्चर, और ये इंडस्ट्री तो नेचुरल है, एग्रीकल्चर से ही लिंक होती है। एंड प्रोवाइडिंग ए लिविंग टू फार्मर्स, कॉटन बॉल प्लकर एंड वर्कर्स अनेज इन गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, डिज़ाइनिंग, पैकिंग, टेलरिंग, यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा जनरेट होती है कॉटन टेक्सटाइल में, क्योंकि हर वर्कर अपना अलग अलग काम करता है। इंडस्ट्री वाज क्रिएटिंग डिमांड सपोर्ट मैनी अदर इंडस्ट्री, और इसके लिए दूसरी इंडस्ट्रियों को सपोर्ट भी करना पड़ता है, सच एज किसके लिए, सच एज केमिकल और डाइंग के लिए, मील स्टोर, पैकिंग के लिए, मटीरियल और इंजीनियरिंग वर्क के लिए। तो दूसरी इंडस्ट्रियाँ भी जो है इसके साथ साथ डेवलपमेंट डेवलप हो रही है। वाइल स्पिनिंग कंटिन्यू भी सेंट्रलाइज इन महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में है। वीविंग जो है प्रोवाइड करवाती है स्कोप ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग ट्रेडिशनल स्किल को और डिज़ाइनिंग ऑफ वीविंग इन कॉटन,
सिल्क, जारी, एम्ब्रॉयडरी, डिफरेंट प्रकार का काम किया जाता है। इंडिया हैज़ ए वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग, भारत में सबसे अच्छा स्पिनिंग का काम होता है। बट वीविंग जो सप्लाई है लो क्वालिटी ऑफ फैब्रिक एज इट कैन नॉट बी मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न प्रोडक्ट इन द कंट्री। जो वीविंग में सप्लाई होती है वो लो क्वालिटी का फैब्रिक आता है, जिसकी वजह से वो अच्छी क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। वीविंग इज़ डन बाय हैंडलूम, पावरलूम और इन मिलों में वीविंग की जाती है। हैंडस्पेन खादी जो है प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम एज कॉटेज इंडस्ट्री। और जो हैंडलूम का काम है वो हम घर पे भी और कॉटेज इंडस्ट्री के द्वारा लार्ज स्केल पर हम इसको कर रहे हैं। अगर फैब्रिक इन इंडिया की है तो टेबल है। मिल सेक्टर 2009 में 3.3 थे, 2010-11 में 3.5। इस तरह से पावर लूम की जो अगर हम बात करें हौजरी का वर्क तो ये सेम रहा। हैंडलूम भी लगभग सेम बल्कि डाउन ही हो गया 0.2 और अदर्स 1.3 तो 100%। ऑफिस ऑफ टेक्सटाइल कमिश्नर मुंबई के द्वारा ये जो है सर्वे प्रोड्यूस की गई थी 2011-12 में। 90% ऑफ द वीविंग, कटिंग और प्रोसेसिंग जो है डिसेंट्रलाइज हो चुका है। और वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री टू कीप द मिल सेक्टर लूमेज लोअर देन द पावर लूम एंड हैंडलूम? क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इंडिया एक्सपोर्ट करता है यार्न कहाँ? जापान में। और अदर इम्पोर्टर जो है इसके वो कौन कौन है? यूएसए है, यूके है, रशिया है, फ्रांस है, ईस्ट यूरोपियन है कंट्री है, नेपाल है, सिंगापुर है, श्रीलंका है और अफ्रीकन कंट्री है जो भारत से जो है यहाँ सामान जाता है। ये आपके पास मैप में दिखाए हुए हैं हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ है। लुधियाना में हौजरी वर्क जो है बहुत अधिक किया जाता है। वुलन टेक्सटाइल होती है लुधियाना वगैरह में। कॉटन टेक्सटाइल की बात करते हैं तो पूना में, मुंबई में, औरंगाबाद में, आपके मदुरई में, चेन्नई में, वारदा में और सूरत में, इन सब जगह पे जो है कॉटन टेक्सटाइल है। आगरा के अंदर भी कॉटन टेक्सटाइल है, कानपुर के अंदर भी कॉटन टेक्सटाइल है और वाराणसी के अंदर जो है हमारी वुलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल है। वाराणसी की तो बनारसी साड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ग्वालियर में बात करें तो वुलन की है, जयपुर में वुलन की है, बीकानेर में भी वुलन की है, गुड़गांव में भी, पानीपत में भी जो है वुलन की है। इस तरह से लुधियाना तो मेन फेमस ही है। अमृतसर, लुधियाना, पंजाब एरिया, श्रीनगर में जहाँ वुलन का भी काम होता है तो साथ के साथ वहाँ जो है सिल्क टेक्सटाइल होता है। जो रेड डॉट है वो हमारे वुलन को डिनोट कर रही है और जो ये ब्लैक सर्कल में है ये सिल्क को डिनोट कर रही है और ब्लैक जो पॉइंट है वो हमारा कॉटन टेक्सटाइल को डिनोट कर रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो पूरे भारत के अंदर जो है अलग अलग हमारी टेक्सटाइल कॉटन की और सिल्क की और वुलन की टेक्सटाइल है। इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट स्पेंड जो है इंस्टॉल करता है, कैपेसिटी है इसकी 43.13 मिलियन स्पेंडल्स। आफ्टर चाइना के बाद हमारा नंबर है भारत का। मिड 18 के अंदर जो स्पिनिंग सेक्टर था, लॉट ऑफ अटेंशन इसकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान थी। लार्ज शेयर था वर्ल्ड ट्रेड के अंदर हमारे कॉटन यार्न का। 1/4 ऑफ टोटल ट्रेड, जितना भी टोटल ट्रेड था उसका 1/4 पार्ट जो है हमारा कॉटन यार्न का था। आवर ट्रेड इन जो गारमेंट्स का था वो 4% था वर्ल्ड के अंदर। और हमारी जो स्पिनिंग मिल थी कम्पिटिटिव ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर रही थी, कैपेबल थी, फाइबर्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे थे। वीविंग, नीटिंग और प्रोसेसिंग जो है कैन नॉट यूज़ मच ऑफ द हाई क्वालिटी यार्न। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पर जो वीविंग के लिए रॉ मटेरियल आता है वो घटिया क्वालिटी का आता है, इसलिए ये बढ़िया क्वालिटी का यार्न प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। देयर आर सम लार्ज और मॉडर्न फैक्ट्री जो है इससे रिलेटेड है। मस्ट ऑफ द प्रोडक्शन जो है स्मॉल यूनिट का है विच क्रेटर टू लोकल मार्केट, जो लोकल मार्केट को ही कवर कर पाता है। दिस मिस मैच इज़ ए मेजर ड्रॉबैक है हम इंडस्ट्री का। मैनी ऑफ आवर हमारा जो स्पिनर है कॉटन एक्सपोर्ट करता है जो कॉटन यार्न गारमेंट्स हैव टू इम्पोर्ट टू फैब्रिक। अगर यार्न करे तो यार्न इज सोल्ड एट ₹85 पर kg। इफ़ इट इज़ सोल्ड एज ट्राउज़र इट फैच 800 पर kg। तो इसकी वैल्यू एडिड होती है एवरी स्टेज फॉर फाइबर्स टू यार्न टू फैब्रिक एंड टू गारमेंट्स। तो इस प्रकार से यार्न जो 85 पर kg जो बिकता है वो जाके जो फिर सोल्ड होता है
वो 800 पर केजी के हिसाब से जब ट्राउज़र में जाता है उसके बाद उसकी वैल्यू एडिड होती है। प्रत्येक स्टेज पर उसकी वैल्यू जो है एडिड होती रहेगी। फाइबर टू यार्न और यार्न टू फैब्रिक और फैब्रिक टू गारमेंट्स में इसकी जो है वैल्यू एडिशन होती रहती है। इसीलिए कॉटन और इस जो सिल्क के प्रोडक्ट है अच्छी क्वालिटी के, वो हाई प्राइस में मिलते हैं। तो ये है हमारा कि किस तरीके से जो है क्लासीफाई किया गया है इंडस्ट्री को, कौन कौन सी इंडस्ट्री है और भारत में कहाँ कहाँ जो है कॉटन टेक्सटाइल और वुलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल जो है एस्टैब्लिश है और ये किस बात के लिए फेमस है। तो ये सब कुछ मैंने आपको बताया। क्वेश्चन भी आपको आएगी कि क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आप इन सबको ध्यान से सुने और उसके बाद जो है इससे रिलेटेड नोट जो है अपने रजिस्टर में नोट करें। तो आज हम टॉपिक जो है हमारा यहीं तक ही रहेगा। यहाँ तक हमारा टॉपिक आज मैंने कवर करा है। फर्स्ट वीडियो भी और ये सेकंड जो लेक्चर है, इसको दोनों लेक्चर्स को ध्यान से सुने और फिर इससे रिलेटेड नोट जो है अपने रजिस्टर में नोट करें।